ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल I explain what is the refraction of light. You know that you study in the class 10th about the refraction of light. When light travel from one medium to another medium, then bending of light towards the normal or away from the normal is called refraction of light. Okay. तो देखो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है when a ray of light traveling through one medium strikes obliquely the surface of an another transparent medium, then there is change in its direction in the second medium. This change is called refraction of light. Okay, light refract at boundary because of change in its speed. अगर आपसे ये पूछा जाए what is the cause of refraction, what is the cause of refraction, तो तुम्हें बताना होगा ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम देयर इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है एंड ड्यू टू द चेंज इन स्पीड देयर इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब देखो, अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, लाइट जब डेंसर मीडियम में जा रहा है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो बताओ लाइट की स्पीड जो होती है वो कम होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। व्हाई? व्हाई? हाँ, स्पीड क्यों कम हो रही है वही हम पूछ रहे तुमसे। Why speed decreases? Why speed रिफ्रैक्शन? तो वही हम पूछ रहे थे, जैसे तुम्हें पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, बट स्पीड क्यों चेंज हो रहा है? ठीक है, तो ये तुम्हें बताना है। हाँ वो तो ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, रिफ्रैक्शन स्पीड चेंज होने के चलते रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि स्पीड क्यों चेंज हो रहा है? नो 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 नो, देखो, तुम्हें पता है कि डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर इन द डेंसर मीडियम। ओके, तो जरा ये बताओ, अगर पार्टिकल की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो लाइट का कोलिजन होगा विथ द पार्टिकल्स। ठीक है, विथ द पार्टिकल्स लाइट का कोलिजन होगा एंड ड्यू टू द कोलिजन लाइट लूज इट्स ओन एनर्जी। ड्यू टू द कोलिजन लाइट लूज इट्स ओन एनर्जी। ओके, तो लाइट जो होता है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, और जब एनर्जी को जब लूज करेगा तो उसकी स्पीड जो होगी कम हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट की स्पीड क्यों कम हो रही है। ओके, बिल्कुल सही, ड्यू टू द कोलिजन विथ द मैटर। ठीक है, अब देखो, अब देखो, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो अगला जो है, ये देखो, तो सामने स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा एक लेजर लाइट को पास किया जा रहा है थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्लैब। तो जब इस लेजर लाइट को ट्रांसपेरेंट स्लैब से जब पास किया जा रहा है तो ये अपने एक्चुअल पाथ से ये डेविएट हो रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो लेजर लाइट जो है ये अपने एक्चुअल पाथ से ये डेविएट हो रहा है। दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेम इसी तरह से तुमको देखो एक और दूसरा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक पेंसिल है जो कि एक ग्लास में रखा हुआ है विथ वाटर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते पेंसिल जो है थोड़ा सा तुम्हें बेंट दिखाई दे रहा है ना, दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब देखो, देखो सामने तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो देखो पहला वाला जो डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें ऊपर तुम्हारा रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है,
तो जो लाइट जो है एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रहा है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो तुम ध्यान से देखो, लाइट बेंट टुवर्ड द नॉर्मल, लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंट हो रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है। और उसी के अपोजिट देखो, दूसरा तुम्हें डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा जिसमें लाइट ग्लास टू एयर जा रहा है ना। तो लाइट जब ग्लास टू एयर जा रहा है, इट मींस लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और जब लाइट डेंसर से रेयर में जब जा रहा है, तो ये देखो नॉर्मल से अवे जा रहा है, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये तो तुम्हें क्लास 10th में ये चीज पढ़ा होगा कि लाइट जब डेंसर मीडियम में जब जाता है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट जब रेयर मीडियम में जाता है देन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, अब देखो, ये देखो, फ्रॉम अ लेंस डेंस टू अ डेंसर मीडियम, एग्जाम्पल फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो ये सामने तुमको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें लाइट जो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो इट मीन्स यू नो दैट एयर इज अ रेयर मीडियम and glass is a denser medium. Okay, and when it go through the glass, then it move towards the normal, light is bent towards the normal. Okay, आगे समझ में? Okay, अब ये देखो, ये दूसरा डायग्राम है, वही सेम चीज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तुम्हें पता है कि वाटर जो है डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, और एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है ना। तो इट मीन्स लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्यों? क्योंकि लाइट जो है रेयर मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ओके, यूजफुल वर्ड टू डिस्क्राइब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये तो तुम्हारा जो है दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। You know that incident ray, refracted ray and normal all lies in the same plane, ठीक है। ये ऊपर देखो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है विथ नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीचे देखो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल जो बना रहा है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तो मेरे ख्याल से तुमने क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा। सबसे पहला अभी जस्ट मैंने तुमको बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, दूसरा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इन एनी ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज टर्म्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये जो सेकंड वाला जो लिखा हुआ है, फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम का हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब तुम देखो सामने देखो, वही सेम डायग्राम तुमको दिया हुआ है, लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो ऊपर देखो उसका इंसिडेंट रे जो है वो एंगल क्या बना रहा है, आई, और रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे एंगल क्या बना रहा है, दिस इज आर। थीटा दिया हुआ है, बट थीटा लेने की जरूरत नहीं, इसने थीटा आई और थीटा आर लिखा हुआ है, बट हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर, ठीक है। एंड देयर इज बाउंड्री बिटवीन एयर टू वाटर, एंड यू नो दैट दिस बाउंड्री इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये जो बाउंड्री जो है ये तुम्हारा एक ट्रांसपेरेंट सरफेस का एक बाउंड्री है, ठीक है। ओके, अब देखो, तो ये तो देखो, ये तो एक सिंपल एक स्लैब है, और देखो इस डायग्राम में तुमको ये दिखाया जा रहा है कि व्हेन लाइट मूव थ्रू द नॉर्मल, along the normal, ठीक है, when light moves along the normal then there is no deviation. If light moves through the normal along the normal then there is no deviation of light. Okay, तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया ना। ये चीज याद रखना कि लाइट अगर नॉर्मल के अलॉन्ग अगर ट्रेवल करता है तो लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ओके, ठीक, अब देखो, खैर ये तो बकवास चीज है, ये सब करने की जरूरत नहीं।
हाँ ये देखो सामने तुमको फिर वही सेम चीज दिया हुआ है। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम वन एंड मीडियम टू, देन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सामने नीचे देखो एक और डायग्राम दिया हुआ है, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर। तो यहाँ पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सेम चीज है। और ये देखो ये तुम्हारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, खैर इसकी जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड, वैक्यूम और एयर। हाँ देखो लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में कितनी होती है ये तो तुम्हें पता ही है, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे केवल मीटर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर के लिए खैर ये सब चीज तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब अभी हम तुम्हें बाद में बता देंगे। और ये देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लिखा हुआ है वैक्यूम के लिए 1, और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब एग्जाम में तुम्हें सब वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर के लिए कितना होता है, क्वार्ट्ज ग्लास इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये सब एग्जाम में तुम्हें दिया रहेगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42। खैर ये तो प्रिज्म तो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये प्रिज्म के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब हम तुमको कुछ एक्टिविटी हम इस टॉपिक से रिलेटेड हम शेयर कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते, और फिर इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो है फिर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसका एक एक्टिविटी थोड़ा एक स्क्रीन पे हम तुम्हें डिस्प्ले कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम, अच्छा आ गया, ठीक। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो एक एक्टिविटी सामने दिया हुआ है अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट। एक मिनट थोड़ा इसको टाइम लग रहा है। चलो ठीक है, तब तक हम थोड़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो देखो टोटल 2 पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाइज करता है। सपोज दिस इज द ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड सपोज दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो
सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे, ये देखो ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे यहाँ पे एंगल बना रहा है, दिस इज आई, ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल कितना बना रहा है, दिस इज आई, ओके। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल बना रहा है, दिस इज आर, ओके। तो ये तुम्हारा जो है, तो ये सबसे पहला पॉइंट यही था इसमें कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and normal all lies in the same plane, all lies in the same plane, okay। अब देखो ये पहला पॉइंट है, दिस इज लॉज ऑफ, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्नेल्स लॉ। देन अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, according to the Snell's law, refractive index, refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम, ठीक है, ये N21 लिखा हुआ है। N21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड यू नो दैट दिस इज N2 अपॉन N1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो याद रखना, अगर स्नेल्स लॉ अगर पूछा जाएगा तो तुमको ये फॉर्मूला जो है बताना पड़ेगा, और इस चैप्टर में इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है। N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये N1 जो है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, एंड N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ओके। हाँ, और मीडियम अगर चेंज होगा तो N2 N1 का जो रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मीडियम अगर चेंज होगा तो N2 N1 का जो रेशियो जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो, हाँ ये देखो, दिस इज अबाउट द इंट्रो रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखो, अब हम यहाँ पे हम लाइट को हम इंसिडेंट करने जा रहे हैं। तुम ध्यान से देखना, जब हम लाइट को जैसे ही इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, ये देखो ये, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने बटन को पुश किया, लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ, लेजर लाइट, और रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो रहा है, ठीक है। और सामने स्क्रीन पे देखो, सामने तुम्हें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है ना, शायद दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है ना, एयर का 1 है और वाटर का 1.33 है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बढ़ा रहे हैं। अब मान लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.5 हम कर दे रहे हैं, हाँ ये देखो मैंने 1.5 कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 1.5 किया तो देखो लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो और ज्यादा हो रहा है, इट मींस दैट लाइट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल मोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ उतना ही ज्यादा बेंट होगा, ये देखो जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो लाइट नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंट हो रहा है ना। अब देखो, अब जैसे मान लो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम घटा रहे हैं, ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे वाला देखो, नीचे वाला ग्लास है, ठीक है, मतलब नीचे वाला डेंसर मीडियम है। अब हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो अब हम घटा रहे हैं, तो ये देखो जैसे जैसे हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा रहे हैं, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मींस दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का ज्यादा है तो लाइट ज्यादा बेंट होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो लाइट कम बेंट होगा, ठीक है। तो यही था, दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही सेम चीज देखो प्रिज्म में भी होता है, ये देखो, ये सपोज मान लो जैसे प्रिज्म मैंने ले लिया, चलो प्रिज्म तो दिख ही नहीं रहा,
हाँ ये देखो ना, मैंने प्रिज्म को लिया, तो जैसे लाइट प्रिज्म से पास कर रहा है तो ये देखो लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके जगह मान लो कोई दूसरा अगर हम ग्लास ले रहे हैं, सपोज मान लो ये दूसरा मैंने ग्लास ले लिया, तो यहाँ पर भी देखो नॉर्मल ये लाइट जो है बेंड हो रहा है। तो कहने का मतलब चाहे कोई भी मीडियम हो, लाइट जो होगा वो हर केस में वो बेंड होगा। ये देखो ये रेड कलर की लाइट है। अब सपोज अगर मान लो अगर हम कलर हम चेंज कर रहे हैं, सपोज मान लो मैंने ब्लू कलर ले लिया, तो ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू रेड कलर। अब ऐसा क्यों होता है, खैर इसके बाद में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ब्लू कलर का डेविएशन ज्यादा हो रहा है और रेड कलर का डेविएशन कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम लोग को आगे इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, अब देखो, तो ये तो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और एक मिनट, खैर और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स ऐसा और कुछ तो हमें दिख नहीं रहा। खैर, तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो था, दिस इज अबाउट द स्नेल्स लॉ। अब देखो, स्नेल्स लॉ के बाद अगला जो टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है, दिस इज रिलेटेड टू द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो देखो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ glass container. Suppose this is the glass container and this is full filled with a liquid, और suppose इसमें liquid भरा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये this is the liquid। तो इस ग्लास कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। दिस इज द लिक्विड। अब देखो, तो हमको करना क्या है, ये टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ। Real depth is represented by h and apparent depth h dash and apparent depth h dash, ठीक है। अब देखो, you know that apparent depth of a object is due to the refraction of light। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज जो होता है या apparent depth जो होता है, this is due to the refraction of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, तो अब हमें इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है। एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, कहाँ चला गया, ये देखो, दिस इज द नॉर्मल। ये देखो, ये एक नॉर्मल है। अब यहाँ पे लाइट रे को अब हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइट रे को सपोज अब हम यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन द वाटर सरफेस। एक मिनट, थोड़ा सा मिट गया। जैसे एग्जांपल के तौर में तुमने एक्वेरियम देखा ना, जैसे एक्वेरियम में अगर कोई फिश अगर है, तो अगर मान लो कोई फिश अगर नीचे है और अगर सपोज हम एक्वेरियम में अगर हम ऊपर से अगर हम देखते हैं तो वो फिश हम लोग को थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो दिस इज ड्यू टू द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या सपोज अगर मान लो किसी ग्लास में किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। और उस कॉइन को अगर तुम दूर से देखोगे
तो वो कॉइन लगता है कि नीचे है, लेकिन जब हम लोग पास में जाके देखते हैं तो लगता है वही कॉइन थोड़ा सा ऊपर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके ओके। अब देखो, तो अब मान लो अब यहाँ पे हम लोग लाइट रे ले रहे हैं जो कि इस वाटर सरफेस पे वो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये वाटर सरफेस पे ये इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज द लाइट। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक मिनट। ये लाइट है जो कि ये ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम एयर टू वाटर। दिस इज द लाइट विच इज ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर। अब देखो, एंड सपोज वी कंसीडर नॉर्मल। ठीक है, ये लाइट है। अब जरा ये बताओ, जब लिक्विड मीडियम में जब ट्रैवल करेगा तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा? बेंट होगा। ये देखो, ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से बेंट हो रहा है। और सपोज मान लो यहाँ पे कोई कॉइन रखा हुआ है, वी कंसीडर अ कॉइन, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये सपोज ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल को हल्का सा थोड़ा सा और हम नीचे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, और ये लाइट रे जो है ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो लाइट रे जो है ये इस कॉइन पे इंसिडेंट हो रहा है। अब देखो, एक मिनट, ये वाला गड़बड़ बन गया। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब बताओ, तो बताओ स्टार्टिंग में देखो लाइट का डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इन स्टार्टिंग? हाँ, रेयर टू डेंसर, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में ये रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रहा है, एंड यू नो दैट अगेन इट कम बैक फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ओके, हाँ। तो अब ये सेम मीडियम में लाइट जो है ये वापस जा रहा है। ठीक है, अब देखो, ये इंसिडेंट रे जो है ये सपोज मान लो यहाँ पे एंगल जो बना रहा है दिस इज आई। ठीक है, अब बताओ सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी एंगल तुम्हारा क्या होगा? दिस इज ऑल्सो आई। ठीक है, ये भी तो आई होगा ना, ये देखो ना, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, और लाइट जब सेम मीडियम में ट्रेवल करता है तो नॉर्मल के साथ हमेशा सेम एंगल वो बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक और नॉर्मल हम ले रहे हैं, एंड थ्रू दिस नॉर्मल लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे जो है इस बार लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इस बार लाइट तुम्हारा डेंसर से रेयरर में जा रहा है। ठीक है, और बताओ जब ये लाइट जब डेंसर से रेयरर में जब जाएगा तो लाइट का डायरेक्शन देखो क्या हो गया? चेंज हो गया ना, दिस इज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्टेड लाइट। हाँ, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, और तुम्हें पता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है यही इमेज बनाता है। क्यों? ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इमेज तो यही बनाता है ना। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इस रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और जब हम पीछे की तरफ जब ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल को ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये देखो, ये नॉर्मल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां पे ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या देगा? इमेज। इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या देगा? इमेज। ओके, जैसे सपोज मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? P। तो बताओ इसका जो वर्चुअल इमेज जो तुमको मिल रहा है ये क्या है? दिस इज
P डैश, ओके, दिस इज P डैश, ओके। अब देखो, और ये जो नॉर्मल जो लिया जा रहा है, सपोज इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, और बताओ ये अगर एंगल आई है तो ये जो इंसिडेंट रे जो तुम्हारा जो लिक्विड में ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये भी तो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा ना, दिस इज आई। ये देखो नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रहा है, दिस इज आई, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिस इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ओपी लाइन दिख रहा है, ओपी जो लाइन जो दिख रहा है, ये नॉर्मल के साथ अगर आई बना रहा है तो ये सेकंड वाले नॉर्मल के साथ भी एंगल क्या होगा, आई होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है, और लाइट रे सेम पैरेलल के साथ सेम एंगल इंसिडेंट करेगा, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल क्या होगा, दिस इज आर, ठीक है। और बताओ जब इस लाइट को जब हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे भी एंगल क्या दे रहा है, यहाँ पे भी सेम एंगल दे रहा है, दिस इज आर ना, ये सेम एंगल दे रहा है, दिस इज आर। और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, दिस इज एम। तो अब देखो, तो यहाँ तुमको डायग्राम में दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा OPM, और एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा OP-M ना। आई थिंक तुमको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओके। अब देखो हमें क्या करना है, हमको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सपोज मान लो रियल डेप्थ तुम्हारा कहाँ पर है, P पे है। ऑब्जेक्ट का जो रियल पोजीशन जो है उसी को बोला जाता है रियल डेप्थ। ऑब्जेक्ट का जो रियल पोजीशन होता है उसी को बोला जाता है रियल डेप्थ। तो ये रियल डेप्थ जो है दिस इज H। अब देखो और ये ऑब्जेक्ट का जो सेकंड पोजीशन जो P डैश जो दिख रहा है, ये देखो, तो ये जो P डैश जो तुमको दिख रहा है, ये इसका क्या है, दिस इज द एपरेंट पोजीशन, ठीक है। कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ ये देखो, तो ये जो है दिस इज द एपरेंट पोजीशन, दिस इज द H डैश, ओके। तो रियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का है H, और एपरेंट पोजीशन P डैश पे लिया जा रहा है, दिस इज द H डैश। अब हमको H और H डैश के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे, हाँ ये देखो ट्रायंगल PMO, ट्रायंगल PMO। तो बताओ इस ट्रायंगल PMO में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे tan I। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा tan I का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। तो बताओ यहाँ पे I के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, OM। और बताओ इस ट्रायंगल में बेस क्या है, दिस इज MP। MP क्या है, MP तो बेस है ना, ओके। OM क्या है, परपेंडिकुलर, और MP क्या है, बेस। And you know that in case of light, light angle is always small। तो ये एंगल I and angle R is very small। एंगल I और एंगल R ये दोनों क्या, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। क्यों? क्योंकि लाइट के केस में जो भी एंगल इंसिडेंट होता है या रिफ्रैक्ट होता है, इसका एंगल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अगर नेग्लिजिबल अगर है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज मान लो तुमको दिया हुआ है tan I, तो tan I दिया हुआ है तो इसको I मान लेंगे, ठीक है। और tan R अगर दिया हुआ है तो tan R को भी हम लोग R मान लेंगे, ठीक है। और sin I दिया हुआ है तो sin I को हम लोग I मान लेंगे, और sin R दिया हुआ है तो sin R को हम लोग R मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कब लेते हैं, जब एंगल जो होता है, एंगल जब बहुत ही स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, तब ये कंडीशन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देखो, तो जरा ये बताओ tan I की वैल्यू OM अपॉन MP है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू OM अपॉन MP। I is equal to OM upon MP।
ठीक है, ये देखो, तो ये तुमको 10i की जगह मैंने i रख दिया। तो i क्यों रख दिया, आई थिंक रीजन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग को दूसरा ट्रायंगल लेना, ठीक है। तो देखो दूसरा ट्रायंगल तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा P डैश MO, P डैश MO, दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे 10R, ठीक है। तो देखो 10R जो होगा, 10R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, OM, OM क्या है, परपेंडिकुलर। और बताओ बेस क्या है, MP डैश, ओके। तो देयरफॉर बताओ 10R की जगह क्या ले लेंगे, R, एंड दिस इज इक्वल टू OM अपॉन MP डैश, ओके। अब देखो, तो ये तुम्हें मिल गया, दिस इज R, I मिल गया, R मिल गया। अब देखो ये बताओ, हम लोग को स्नेल्स लॉ पता है, व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि N2 अपॉन N1 लेते हैं, ठीक है, N2 अपॉन N1, एंड यू नो दैट दिस इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो जरा ये बताओ, इसमें हम लोग N2 किसको लेंगे और N1 किसको लेंगे, जब लाइट अगर तुम्हारा P से O की तरफ जा रहा है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट O, तो इसमें N1 क्या होगा और N2 क्या होगा, बता सकती हो। हाँ, N1 किसको लेंगे और N किसको लेंगे। N1 मतलब क्या होगा, लिक्विड होगा कि वाटर होगा, सॉरी लिक्विड होगा कि एयर होगा, लिक्विड, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। क्योंकि लाइट लिक्विड से एयर में जा रहा है ना, तो लिक्विड से एयर में जा रहा है, तो इट मींस ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, हाँ, तो N1 जो लिया जाएगा वो लिक्विड का लिया जाएगा। अब बताओ किसमें रिफ्रैक्शन किसमें हो रहा है, रिफ्रैक्शन तुम्हारा एयर में हो रहा है, रिफ्रैक्शन तुम्हारा एयर में हो रहा है, तो N2 जो लिया जाएगा, N2 जो होगा वो एयर का लिया जाएगा, ठीक है। तो N1 जो होगा वो लिक्विड का होगा और N2 जो होगा वो एयर का होगा, ठीक है, ओके। तो इट मींस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 की जगह हम लोग क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन, और नीचे हम लोग क्या लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या वाटर, ठीक है। अब देखो, और अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि साइन आई किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, और साइन आर जो है वो आर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्यों, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और सपोज यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n, ओके। वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ वैल्यू पुट करेंगे तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे, 1, और वाटर का क्या लेंगे, n। अब बताओ आई, एंगल आई किसके इक्वल था, अभी जस्ट देखो मैंने ऊपर निकाला था ना एंगल आई, ये देखो, तो आई तुम्हारा इक्वल था OM अपॉन MP ना, ओके। और R किसके इक्वल था, OM अपॉन MP डैश, ओके। तो बताओ OM OM कैंसिल, तो ये हो जाएगा दिस इज MP डैश अपॉन MP, ओके। अब वैल्यू पुट कर दो, बताओ MP डैश किसके इक्वल था, आई थिंक MP डैश इज इक्वल टू द H डैश, और MP किसके इक्वल था, H के इक्वल था ना, ये देखो डायग्राम देखो, डायग्राम में MP तुम्हारा H के इक्वल है और MP डैश जो है वो H डैश के इक्वल है, ठीक है। अब देखो, तो वैल्यू मैंने पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, तो देयरफॉर 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H डैश अपॉन H, ठीक है। तो बताओ H डैश, तो बताओ व्हाट इज H डैश, H डैश इज इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन n आएगा ना,
h अपॉन n आएगा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच का रिलेशन है। ओके, तो यही तुम्हें प्रूव करना था। इट मीन्स दैट apparent depth is 1 upon n times of the real depth. It means apparent depth decreases. Apparent depth decreases. How much times? How much times? How much times? हाँ, h dash कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है? n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स डिक्रीजेस ना, n से डिवाइड हो रहा है ना, n से डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस n टाइम्स डिक्रीजेस। ओके, अगर n से अगर मल्टीप्लाई होता तो हम लोग बोलते हैं n टाइम्स इंक्रीजेस, लेकिन n से डिवाइड हो रहा, इट मींस n टाइम्स डिक्रीजेस। तो तुम डायग्राम को देखो, डायग्राम में एपरेंट डेप्थ की हाइट कम है, एपरेंट डेप्थ की हाइट कम है, क्यों? क्योंकि ये n टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ओके, आगे समझ में? ओके, ठीक है, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना, ये एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद अगला एक छोटा सा एक टॉपिक है, खैर इसको बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी चलो अच्छा हम बता देते हैं। नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, एक मिनट, इसको हम पीपीटी से हम शो करेंगे, तुम्हें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। Atmospheric refraction of light. तो ये तो देखो, ये तो ग्लास स्लैब के बारे में, दिस इज अबाउट द ग्लास स्लैब। यहाँ पे लाइट जो है किसी ग्लास स्लैब में इंटर हो रहा है, तो लाइट का डायरेक्शन स्टार्टिंग में फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अगेन फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, तो तुम देखो, जब लाइट जब ग्लास मीडियम में जब ट्रेवल कर रहा है, तो देख रहे हो ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो रहा है, ये लाइट जो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो रहा है। तुम ध्यान से देखो, एक पतली सी ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, लेकिन उसके और रेड कलर की जो लाइट जो है उसके एक्चुअल पाथ से हल्का सा चेंज हो गया, इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो टॉपिक जो इसको बोला जाता है, ये जो लाइट अगर एक्चुअल पाथ से जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। खैर ये सब चीज हम लोग को पढ़ना नहीं है। ये देखो सामने स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा है, तो ये एक्चुअल पाथ और रिफ्रैक्टेड लाइट दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है तो मैंने बता ही दिया। हाँ, अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये देखो सामने स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, द सन इज विजिबल टू अस बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट। देखो सनराइज के टाइम पे क्या होता है कि सन जो होता है हम लोग को 2 मिनट पहले दिख जाता है, ठीक है, और सनसेट के टाइम पे ये सब, हाँ ये तो आएगा ना,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो आएगा। तो ये बहुत ही इजी चीज है, ये तुमने क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा होगा। तो अब देखो लाइट ना, ये जो सन, देखो सन जो है हॉरिजन के नीचे है, लेकिन ऑब्जर्वर को सन जो है वो हॉरिजन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट जो है ये जो है अपने एक्चुअल पाथ से ये बेंट हो रहा है। ये देखो ये जैसे लाइट जो है ट्रेवल किया, और लाइट किधर तरफ जा रहा है? टुवर्ड द अर्थ। लाइट रे का जो डायरेक्शन जो है, दिस इज फ्रॉम सन टू द अर्थ। एंड यू नो दैट एटमॉस्फेयर इज अ डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते सन का जो एपरेंट पोजीशन जो होता है वो हॉरिजन के तुम्हें ऊपर दिखाई देता है। तो तुम देखो सन जो है हॉरिजन के ऊपर दिखाई दे रहा है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यही तुम्हारा, दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The density of air near the surface of Earth is slightly higher. The rays from the sun coming through space enter at the tops of Earth atmosphere and travel from rarer to denser medium. बताओ स्पेस में जो होता है, स्पेस में तो रेयर मीडियम होता है, ठीक है, और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट पहले रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है, और डेंसर में क्या होगा? डेंसर में लाइट जो होगा वो हल्का सा तो बेंट हो जाएगा ना, लाइट का जो डायरेक्शन जो होगा वो डेंसर मीडियम में हल्का सा वो बेंट हो जाएगा। तो जब वो हल्का सा जब वो बेंट होगा तो तुम्हें जो उसका जो अपरेंट पोजीशन जो होगा वो तुम्हें कुछ और दिखाई देगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। They bend slightly towards normal at each refraction and appear to come from apparent position of sun. Hence the sun appear to rise a few minutes before the actual rise, and for the same reason it continues to be seen a few minutes after it has actually set. तो सनराइज तुम्हें 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सनसेट जो होता है वो 2 मिनट बाद होता है। इट मीन्स, हाँ इट मीन्स अगर देखा जाए तो जो ये जो हमको जो सन जो दिखाई दे रहा है वो 4 मिनट तुमको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, और जबकि रियल सन जो होता है, रियल सन जो होता है वो 4 मिनट 2 मिनट लेट में आता है और 2 मिनट बाद वो जाता है, और जबकि वो हमको एटमॉस्फेयर में 4 मिनट पहले ही 4 मिनट तुमको वो एक्स्ट्रा दिख जा रहा है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, यही था, तो यही था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर मान लो तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाई सन राइज एंड सनसेट 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट आफ्टर, तो बता देना ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये देखो सामने स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये अर्थ है, नीचे तुम्हें एक सन दिख रहा है, ये देखो। अब सन देखो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द होरिजन, ये देखो। ठीक है, अब देखो जैसे ये होरिजन के नजदीक आया तो यहाँ से लाइट रे एटमॉस्फेयर पे क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, ये एटमॉस्फेयर पे इंटर हो रहा है, और ये देखो, और जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ तो ये लाइट हल्का सा बेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है जब इसको पीछे की तरफ ड्रॉ किया जाता है, तो ये पीछे की तरफ ड्रॉ किया जाता है तो तुम्हें सन का एक वर्चुअल इमेज तुम्हें हॉरिजन को ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ 2 मिनट्स अर्ली। ठीक है, तो यही तुम्हारा है, दिस इज द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और दूसरा देखो एक और एग्जांपल है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो होता है स्काई में ट्विंकल्ड होते हुए दिखाई देता है, दिस इज आल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जैसे स्टार तुम्हें दिख रहा है, तो स्टार जो है वो वहां से लाइट जो है आ रहा है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और जैसे ही डेंसर मीडियम में आया तो लाइट देखो, लाइट हल्का सा बेंट हो रहा है। ये येलो कलर की लाइट रे दिख रही है, येलो कलर की जो लाइट रे, तो ये येलो कलर की लाइट रे हल्की सी बेंट हो रही है इन द डेंसर मीडियम। और इस ये जो लाइट जो बेंट हो रहा है इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और जब रिफ्रैक्टेड रे को जब हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो तुमको एक वर्चुअल इमेज जो है थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही तुम्हारा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। The starlight on entering Earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches observer. Okay. तो ये देखो ये एक्चुअल स्टार पोजीशन है। अब देखो, अब ये लाइट रे देखो आ रहा है, येलो कलर की एक लाइट रे है, ये देखो नॉर्मल पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पे ये इंसिडेंट हो रहा है, और जैसे एटमॉस्फेयर पे इंसिडेंट हुआ
तो लाइट हल्का सा बेंट हो रहा है, ये देखो, तो और पहले से और ज्यादा बेंट हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर होते हैं, और जैसे जैसे लाइट नीचे की तरफ आता है, मीडियम और भी ज्यादा डेंस होता जाता है, मीडियम मोर डेंसर टू डेंसर। ठीक है, अब देखो, अब इसी रिफ्रैक्टेड रे को जब हम लोग पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो ये तुमको वर्चुअल इमेज जो है, वो रेड कलर की लाइन जो है, वो सन का एक वर्चुअल इमेज तुम्हें शो कर रहा है। ठीक है, ये देखो, दिस इज नोन एज द अपरेंट स्टार पोजीशन, दिस इज नोन एज द अपरेंट स्टार पोजीशन। ओके, तो यही था, दिस इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक। हाँ, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल पोजीशन से डेविएटेड है। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो वाई डू नॉट प्लेनेट ट्विंकल, अब देखो स्टार हम लोग को ट्विंकल होते हुए दिखाई देता है, लेकिन प्लेनेट हम लोग को ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देता है। द प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड thus are seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. देखो, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है, यू नो दैट प्लेनेट हैज नो ओन लाइट, किसी भी प्लेनेट के पास खुद का लाइट नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब वो लाइट उसको कहाँ से मिल रहा है, थ्रू द स्टार एंड सन, थ्रू द स्टार एंड सन। तो लाइट, प्लेनेट का क्या है कि खुद का अपना लाइट नहीं होता है, जिसके चलते ही हम लोग को ट्विंकल्ड होते हुए नहीं दिखाई देता है। और दूसरा, हाँ, और दूसरा एक रीजन ये भी है कि प्लेनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड thus आर सीन एज एक्सटेंडेड sources. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, the total variation in amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero. तो होता क्या है कि लाइट अगर जो भी प्लेनेट से आ रहा है, वो अलग अलग पॉइंट से वो इंसिडेंट होते हुए आ रहा है, तो अलग अलग पॉइंट से अगर इंसिडेंट होते हुए आ रहा है, तो उन सबका अगर एवरेज अगर देखा जाए, तो उन सबका जो एवरेज लाइट जो होता है, या एवरेज एनर्जी जो होता है, जो हमारे आई में इंटर कर रहा है, वो जीरो होता है, तो जिसके चलते प्लेनेट ट्विंकल्ड होते हुए नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये देखो, ये तो हो गया अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये तो हम लोग अभी जस्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सनराइज और सनसेट क्यों होता है। और ये देखो, मिराज के बारे में दिया हुआ है। मिराज के बारे में देखो, अभी हम लोग को आगे पढ़ना है। मिराज इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना, मिराज जो होता है वो, दिस इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर, इसको बाद में देखना। अब देखो, तो अब देखो, अब हम लोग का जो अगला जो टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड टू द total internal reflection. But before discussing about the total internal reflection, we discussing about the critical angle. तो सबसे पहले अब हम लोग को डिस्कस करना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, देखो, क्रिटिकल एंगल को बहुत सारे बुक में रिप्रेजेंट किया गया है आई सी या सी, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आई सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल एंगल। तो देखो, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो, ठीक है, आप देखो, मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस अब हम ले रहे हैं, दिस इज द ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइक दिस, ये देखो, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, और सपोज इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, वी आर कंसिडरिंग द नॉर्मल, ये देखो, दिस इज द नॉर्मल, ओके, एंड सपोज ये नीचे जो तुम्हारा जो मीडियम जो है, दिस इज डेंसर, ये नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर, और ऊपर वाला मीडियम क्या है, दिस इज रेयरर, ओके। तो मान लो कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, मतलब ये जो
डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग ले रहे हैं, ये मान लो क्या n1 है, इसको हम लोग n1 मान लेते हैं, और n1 किसके इक्वल है, n के इक्वल है, ठीक है। और लाइट किस में इंटर कर रहा है, सपोज लाइट रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया n2, और n2 हमारा क्या है, एयर, तो n2 की जगह हम लोग 1 लेंगे, इस रेयर मीडियम को हम लोग एयर मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो, वी आर कंसिडरिंग द लाइट रेज, सपोज लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये देखो ये लाइट इस तरह से इंटर हो रहा है, ठीक है, ये लाइट रे है। और सपोज ये जो एंगल जो बना रहा है विथ नॉर्मल, दिस इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये लाइट रे जो एंगल जो बना रहा है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, light bent with an angle of 90 degree with the normal, ये देख रहे हो, ये 90 डिग्री पे लाइट जो है ये बेंट हो रहा है with the normal, then this angle of incidence is called the critical angle। अगर angle of refraction अगर 90 डिग्री है, when light travel from denser to rarer medium and angle of refraction is 90 degree, then angle of incidence is called critical angle। ओके, आगे समझ में, ओके। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ओके। व्हेन लाइट travels from denser to rarer, when light travels from denser to rarer medium, okay, then angle of incidence, for which angle of refraction is 90 degree, for which angle of refraction is 90 degree, okay, angle of refraction is 90 degree, then angle of incidence is called critical angle, angle of incidence is called critical angle, ठीक है। तो आई थिंक क्रिटिकल एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। ये क्रिटिकल एंगल के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, मतलब आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। अब देखो, हाँ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ तुम्हें पता है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बताओ लाइट किस में इंटर कर रहा है, डेंसर में कि रेयर में, हाँ रेयर में, बिल्कुल सही। तो रेयर में इंटर कर रहा है, तो ऊपर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, रेयर का, और नीचे किसका लेंगे, डेंसर का, ठीक है। ध्यान रखना, लाइट जिस मीडियम में इंटर करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखते हैं, तो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा। एंड यू नो दैट दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई की जगह क्या लेंगे, आई सी, और बताओ आर की जगह क्या लेंगे, आर की जगह 90 डिग्री, ओके। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू साइन आई सी, अब बताओ साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना, तो दिस, हाँ साइन 90 1 होता है, तो साइन आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन n, ओके। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला इज अप्लाइंग इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ओके। आगे समझ में,
ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए देखो केवल इतना